अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमनाशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। वो माह नवंबर की एक खुशगवार सुबह थी। गुलाबी जाड़े ने फिजा को खासा दिल खुशकुन बना रखा था। मैं अदालत जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मेरे रिहायशी फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने टाई की गिरा लगाने के बाद तीसरी घंटी पर फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बेग साहब गुड मॉर्निंग। दूसरी जानिब से एक शनासा आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैंने आपको किसी गलत वक्त पर तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया? नहीं उस्मानी साहब, मैंने जल्दी से कहा। कोई भी वक्त दुरुस्त और गलत नहीं होता। इंसान के अमाल उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। मेरा मतलब था कि आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ तो नहीं हैं और मैंने फ़ोन करके आपको। उस्मानी साहब ने वजाहत करना चाहिए तो मैंने कदा कलामी करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस अदालत जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, अर्ज़ है बेग साहब। ठीक है, अर्ज़ ही कर दें, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। उस्मानी साहब का पूरा नाम वहाब उस्मानी था और वह एक फलाही समाजी तंजीम के रूहे रवां थे। मेरी इनसे अच्छी खासी याद अल्लाह बल्कि दोस्ती थी। वो साल में 2-3 केस भी मेरे हवाले कर दिया करते थे, जिनके सिलसिले में मुझे अपनी फ़ीस में रियायत करना पड़ती थी। लिहाजा जब भी उस्मानी साहब का रूटीन से हटकर फ़ोन आता तो मैं फ़ौरन समझ जाता था कि वो कोई काम मेरे सुपुर्द करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त भी मैंने यही अंदाज़ा कायम किया था जो आइंदा चंद लम्हात में दुरुस्त साबित हो गया। एक मुसीबत ज़दा शख्स का केस आपके हवाले करना चाहता हूँ, उस्मानी साहब ने बताया। उस्मानी साहब, अभी तक तो मैंने बोनी भी नहीं की, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा। बोनी? बहुत खूब। उस्मानी साहब ने कहकहा लगाया और कहा, फ़िक्र न करें बेग साहब। फ़िक्र कैसे नहीं करूँ? मैंने इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। आपकी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से जितने भी केस मेरे सुपुर्द किए जाते हैं इनमें नुकसान ही होता है। आप कभी फ़ीस में गैर मामूली रियायत कराते हैं और कभी तो फ़ीस का जिक्र सिरे से गोल ही हो जाता है। बेग साहब, फलाह बहबूद के कामों में यही होता है, वो गहरी संजीदगी से बोले। फलाह व बहबूद के कामों में यही होता है, वो गहरी संजीदगी से बोले। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो पूरा साल ही मुआशरे की रिफ़ा व फलाह के काम में लगा रहता हूँ। आप भी एक दो ऐसे केस पकड़ लिया करें, ये समझते हुए कि इस तरह आपके पेशे की ज़कात निकलती रहेगी। बहुत खूब, अच्छी वजाहत है, मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि मैं हर साल बाकायदगी के साथ ज़कात अदा करता हूँ। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है बेग साहब, उन्होंने कहा। आज मैं जो केस आपके हवाले करना चाहता हूँ, इसका स्पॉन्सर मेरा एक दोस्त है। स्पॉन्सर? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि मेरे एक दोस्त हैं सलीम इकबाल, उस्मानी साहब ने वजाहत करते हुए कहा। इनका चुंदरीगढ़ रोड पर प्रिंटिंग प्रेस है, साहिब सरवत इंसान हैं। ये केस उनके हवाले से मुझ तक पहुंचा है। केस वाकई एक मजबूर और मुसीबत ज़दा शख्स का है, लेकिन इस केस के अखराजात सलीम साहब उठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप खुद ही अपनी फ़ीस में कुछ कमी करके इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहें तो ये आपका बड़ा पन होगा। ओके, मैं देख लूँगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इस वक्त तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप मुतालिका पार्टी को मेरे ऑफिस में भेज दें, मैं मौका महल और सूरत हाल की मुनासबत से केस को हैंडल कर लूँगा। थैंक यू बेग साहब, उस्मानी साहब ने तशक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये कहते हुए मैंने रिसीवर क्रेडिल कर दिया। इस रोज़ जब मैं अदालत से फारिग होकर अपने ऑफिस पहुंचा तो थोड़ी ही देर के बाद मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर मुझे बताया कि कोई शकील साहब मुझसे मिलने आए हैं। मैंने कहा, ठीक है, इन्हें इनकी बारी पर मेरे पास भेज दें। सर, वो कहते हैं कि सुबह इनकी आपसे बात हो गई थी, सेक्रेटरी ने बताया। वो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5-10 मिनट कोई ज़रूरी बात करके वापस चले जाएंगे। मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डाला, लेकिन फौरी तौर पर मुझे याद ना आ सका कि सुबह किसी शकील नामी शख्स से मेरी बात हुई थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, ओके, आप शकील साहब को अंदर भेज दें। थोड़ी ही देर के बाद मोहम्मद शकील नामी वो शख्स मेरे सामने मेज़ की दूसरी जानिब बैठा हुआ था। उसने जदीद तराश का एक उम्दा सूट ज़ेब तन कर रखा था।
उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। उसके चेहरे पर ताजगी, आसूदगी और इत्मीनान पाया जाता था। उसको देखकर भी मुझे याद न आ सका कि सुबह उससे मेरी बात हुई होगी। मैं इस शख्स को आज जिंदगी में पहली बार देख रहा था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पेशेवराना अंदाज में कहा, शकील साहब, फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे सलीम साहब ने आपके पास भेजा है, वो शाइस्ता लहजे में बोला। कौन सलीम साहब? मैंने पूछा। दरअसल मेरे ताल्लुकदारों में 5-6 सलीम नामी अफराद मौजूद हैं। जब तक आप वजाहत नहीं करेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैं सलीम इकबाल की बात कर रहा हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। स्टार प्रिंटिंग प्रेस वाले सलीम साहब, मैं इनका मैनेजर हूँ। सुबह आपसे बात हुई थी ना? नहीं तो, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, कहीं आप उस्मानी साहब के रेफरेंस से तो मेरे पास नहीं आए? जी, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। वहाब उस्मानी साहब मेरे बॉस सलीम इकबाल के बहुत गहरे दोस्त हैं। ओह, मुझे याद आ गया, मैंने जल्दी से कहा। उस्मानी साहब किसी मुसीबत ज़दा शख्स का केस मेरे सुपुर्द करना चाहते थे, लेकिन आप तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर टटोलने वाली नज़र से अपने सामने बैठे हुए मोहम्मद शकील को देखा। वो मेरी निगाह में छुपे हुए सवाल तक पहुंच गया और वजाहत करने वाले अंदाज में बोला, वो मुसीबत ज़दा शख्स मैं नहीं हूँ। फिर? मैंने बदस्तूर सवालिया अंदाज में उसे देखा। इस मुसीबत ज़दा शख्स का नाम कामरान है, उसने बताया। कामरान का एक मामला हमारे सुपरवाइज़र याकूब से जुड़ गया है। क्या कामरान और याकूब में किसी किस्म का झगड़ा हो गया है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैंने सवाल किया। जनाब, बात यह है कि कामरान की बीवी मेहरुन्निसा अपना मकान फरोख्त करना चाहती है, वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। हमारे सुपरवाइज़र साहब इस मकान को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने पूछ लिया। और आप असल बंदे का तो जिक्र ही नहीं कर रहे जिसका केस है। परेशानी वाली बात यह है कि वो कित कलामी का पूरा मनाए बगैर मुतहम्मिल लहजे में मुझे बताने लगा। मिसिस कामरान असल कीमत से बहुत कम में अपना मकान फरोख्त कर रही हैं। हमारे सुपरवाइज़र साहब ने बॉस से एडवांस रकम मांगी तो उन्होंने इस कर्ज का मसरफ पूछ लिया। जब ये बात सामने आई कि मेहरुन्निसा एक मजबूरी के तहत अपना मकान मार्केट वैल्यू से बहुत कम कीमत में फरोख्त कर रही हैं, क्योंकि उसका शौहर यानी कामरान जेल में है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। कामरान किस चक्कर में जेल गया है? मेरा मतलब है कि इसे किस जुर्म की सज़ा में जेल हुई है? अभी से सज़ा नहीं सुनाई गई, उसने बताया। इसका केस अदालत में ज़ेर समाअत है, वो जुडिशल रिमांड पर जेल गया है। कामरान पर किस किस्म का इल्ज़ाम है? मैंने रफ पैड और कलम संभालते हुए सवाल किया। इस पर कत्ल का इल्ज़ाम है, मोहम्मद शकील ने जवाब दिया। इसके केस की पैरवी कौन कर रहा है? अदालत ने इसे एक सरकारी वकील मुहैया किया है जो जाहिर है किसी काम का नहीं, मोहम्मद शकील ने गंभीर अंदाज में बताया। इसीलिए तो मिसेस कामरान कोई प्राइवेट वकील करके अपने शौहर को इस केस से बाइज्जत बरी करवाना चाहती हैं। और आप जानते हैं कि वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्राइवेट वकील की फीस कोई मामूली नहीं होती और किसी कत्ल के मुलजिम को अदालती गिरफ्त से छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और इस किस्म के मामलात में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, जो कि मेहरुन्निसा के पास नहीं है। इसीलिए वो अपना मकान औने पौने फरोख्त करने पर मजबूर है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मेहरुन्निसा की मजबूरी तो मेरी समझ में आ गई। अब ज़रा ये भी बता दें कि आपके बॉस इस केस में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? उस्मानी साहब ने मुझे बताया था कि सलीम साहब इस केस के तमाम तर अखराजात उठाने को तैयार हैं। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। मेहरुन्निसा अपनी मजबूरी के हाथों बहुत ही कम कीमत में मकान फरोख्त करने को तैयार है और हमारे बॉस इंसानी हमदर्दी के जज्बात के हाथों मजबूर हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको इस मामले की तफसील बताता हूँ, ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पर लोगों की बात सुनने के लिए ही बैठा हुआ हूँ, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आप इत्मीनान से मुझे सारी बात बताएं। ये सच है कि मुझे इस केस में खुसूसी दिलचस्पी महसूस होने लगी थी,
کیونکہ سلیم اقبال انسانی ہمدردی کے ناطے بہت عظیم کام کر رہے تھے۔ آج کل کی خود غرض دنیا میں بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی مجبوری کا احساس کر کے ان کی مدد کو تیار ہوتے ہیں۔ محمد شکیل کی تفصیلی بات سننے سے پہلے میں نے اپنے سیکریٹری سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ ابھی کسی کلائنٹ کا نمبر نہیں تھا۔ اس وقت جس کلائنٹ کا اپائنٹمنٹ تھا وہ نہیں آ سکا تھا۔ محمد شکیل نے مجھے جو کہانی سنائی میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ کامران پر ایک شخص کے قتل کا الزام تھا۔ وہ خود کو بے گناہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے کسی پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کی بیوی نے جب اس سے کہا کہ وہ کہیں سے قرض ادھار پکڑ کر اس کا کیس لڑنے کا انتظام کرتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں کہہ دیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس کی عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہے۔ کامران اپنے مختصر سے کنبے کا واحد کفیل تھا۔ اس کی فیملی 3 افراد پر مشتمل تھی، یعنی وہ خود کامران اور اس کی بیوی مہر النساء اور ان کی اکلوتی اولاد 5 سالہ عمران۔ کامران جب قتل کے کیس میں گرفتار ہوا اور بعد ازاں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا تو گھر کے اندر بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایک پرانی سی موٹر سائیکل اور جو حاضر رقم تھی وہ تو ابتدائی مراحل میں ہی پولیس والوں کے پیٹ میں چلی گئی تھی۔ جمع جوڑ کچھ تھا نہیں جو اس نازک صورتحال میں کام آ سکتا، اسی لیے وہ باقاعدہ کوئی وکیل نہیں کر سکا تھا۔ بیوی کے اصرار پر اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں قاتل نہیں تو دنیا کی کوئی عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی، اور بفرض محال اگر مجھے پھانسی ہو جاتی ہے تو تم لوگ صبر کر لینا۔ کسی بھی زیر حراست شخص کے ایسے بیان کو جذباتیت ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لواحقین کسی بھی قیمت پر اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ اس کی بیوی مہر النساء نے بھی اپنے شوہر کی باعزت برئت کی خواہش رکھی ہوئی تھی۔ اگرچہ عدالت کی طرف سے کامران کو ایک سرکاری وکیل مہیا کر دیا گیا تھا، تاہم مہر النساء اس وکیل کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنا مکان بیچ کر شوہر کی رہائی کے لیے جنگ لڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے سہاگ کو ہر قیمت پر بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کامران کا ایک دوست ہر قسم کی ٹھیکیداری کرتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر سرکاری محکموں میں پھنسے ہوئے کام کرایا کرتا تھا۔ ہر سرکاری محکمے میں متعلقہ افسران سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان بالفاظ دیگر سیٹنگ تھی۔ کچھ رشوت وہ ان کو کھلاتا اور کچھ اپنی جیب میں ڈالتا، اس طرح کام ہو جاتا تھا۔ اس چلتا پرزا قسم کے شخص کا نام فاروق تھا۔ جب مہر النساء نے اپنی پریشانی کا فاروق کو بتایا تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے بھابھی، آج کل میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ میں اپنے پاس سے آپ کی مدد کر دیتا اور آپ کو مکان فروخت کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ کا یہی احسان بہت ہوگا کہ آپ جلد از جلد میرا مکان بکوا دیں۔ مہر النساء نے پریشانی کے عالم میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ اگلی پیشی پر سرکاری وکیل کو فارغ کر کے کامران کے لیے کوئی اچھا سا تجربہ کار وکیل کر لوں تاکہ کامران کو انصاف مل سکے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں بھابھی، فاروق نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرا ایک دوست پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے کچھ سوچا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، کامران کی اگلی پیشی کب ہے؟ 15 دن کے بعد، مہر النساء نے بتایا۔ یہ تو اچھا خاصا وقت ہے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے، میں آج ہی سے اس مہم پر لگ جاتا ہوں اور 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، مہر النساء نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں بھابھی، وہ خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ شکریہ ادا کر کے مجھے اور نادم نہ کریں۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا، آپ جو کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہے، مہر النساء نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، ورنہ آج کل کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک بات تو بتائیں بھابھی، فاروق نے پرسوچ انداز میں پوچھا، جب آپ کا مکان فروخت ہو جائے گا تو پھر آپ کی رہائش کا کیا ہوگا؟ میں نے یہی سوچا ہے کہ عارضی طور پر جب تک یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے میں کسی کرائے کے گھر میں رہ لوں گی، مہر النساء نے اسے بتایا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی،
जब कामरान बाइज्जत रिहा होकर हमारे पास आ जाएगा तो मुस्तकबिल के बारे में फिर कोई फैसला कर लेंगे। अच्छी बात है, फारूक ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिलहाल तो वक्त को धक्का देना है। ठीक है भाभी, मैं आपका मकान फरोख्त कराने के अलावा आपके लिए छोटे से किराए के घर का भी बंदोबस्त करता हूँ। मेहरुन्निसा ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो बहुत जल्द कोई खुशखबरी सुनाने का वादा करके रुखसत हो गया। फारूक की दिलाई हुई उम्मीद ने वक्ती तौर पर मेहरुन्निसा को मुतमईन कर दिया था। फारूक कामरान का दोस्त था, इसलिए मेहरुन्निसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन फारूक जिस किस्म के कामों का माहिर था, इसमें सबसे पहले अपना फ़ायदा देखा जाता है, इसके बाद ही किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है। वो मेहरुन्निसा के घर की फ़रोख्त वाले प्रोजेक्ट से अपनी जेब भी गर्म करना चाहता था, लिहाजा उसने किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ता करने के बजाय अखबार में मज़कूरा मकान के हवाले से एक इश्तहार दे दिया। इश्तहार के अंदर इस बात की निशानदही की गई थी कि मज़कूरा मकान 1 हफ्ते के अंदर ही फरोख्त होना है। मेहरुन्निसा और पार्टी का सामना करने के लिए उसने अपने ही जैसे एक चलता पुर्जा किस्म के शख्स को तैयार कर लिया था और इससे वादा किया था कि काम की तकमील पर वो इसे 2% कमीशन अदा करेगा। इस शख्स को प्रॉपर्टी एजेंट का किरदार अदा करना था और अपनी अदाकारी का मुआवजा लेकर इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाना था। मज़कूरा शख्स का नाम फैयाज था। फारूक ने फैयाज को मेहरुन्निसा के घर लाकर उससे एक तफसीली मुलाकात भी करा दी थी और इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि चंद रोज़ में ये काम बखूबी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, लिहाजा उसे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मेहरुन्निसा इस ताउन पर फारूक की शुक्रगुजार थी। इश्तहार शाया होने के अगले ही रोज़ सबसे पहले याकूब ने फैयाज से राब्ता किया, क्योंकि इश्तहार में फैयाज ही का नंबर दिया गया था। इसी रोज़ शाम में फैयाज ने याकूब को मेहरुन्निसा का मकान भी दिखा दिया। ताहम मेहरुन्निसा की मौजूदगी में मकान की कीमत के हवाले से कोई बात न हुई। इन दोनों के बीच सारी बातचीत फैयाज के ठिकाने पर हुई। याकूब को वो मकान पसंद आ गया, लेकिन एक बात इसके जहन को परेशान कर रही थी। वो अपनी परेशानी को ज़बान पर ले आया। फैयाज साहब, क्या आप वाकई ये मकान मुझे 2,70,000 में दिलवा देंगे? फैयाज ने लोगों से डील करने के लिए एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था, जहां वो मुख्तलिफ नौइयत के मामलात निपटाया करता था। फारूक ने यही आसानी देखते हुए फैयाज को अपने मंसूबे में इस्तेमाल किया था। इस वक्त वो इसी ऑफिस में बैठे हुए थे। याकूब साहब, आप माशाल्लाह खासे समझदार इंसान हैं, फैयाज ने गहरी संजीदगी से कहा। इस बात का अंदाज़ा तो आप भी लगा सकते हैं कि इस मकान की कीमत किसी भी तरह 3.5 लाख से कम नहीं है। जभी तो, याकूब ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यही बात मेरे जहन को उलझा रही है। आप अपने जहन को उलझन से पाक कर दें, फैयाज ने कमाल होशियारी से कहा। इसका एक ख़ास सबब है। कैसा सबब? याकूब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैं यही तो जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, फैयाज ने एक तवील सांस खारिज की और पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत कहा। असल में मेहरुन्निसा का शौहर कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। यह मकान फौरी तौर पर फ़रोख्त करना उसकी मजबूरी है। अगर उसने किसी काबिल वकील के जरिए अपने शौहर का केस लड़ने का बंदोबस्त न किया तो इस शख्स को मौत की सज़ा हो जाएगी। क्या मेहरुन्निसा के शौहर ने वाकई कोई कत्ल किया है? फैयाज की बात पूरी होने से पहले ही याकूब ने सवाल कर दिया। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, फैयाज नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप तो इस मुल्क की अदालतों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वकीलों और जजों के मामलात आपके इल्म में हैं। एक बेगुनाह शख्स को भी अदालत से इंसाफ हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए गंभीर अंदाज में बोला। बस मेहरुन्निसा की यही मजबूरी है कि इसे 2 दिन के अंदर अंदर एक भारी रकम की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को फौरी तौर पर पूरा करने के लिए वो अपना मकान 2,70,000 में फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। वरना, उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए शातिराना लहजे में बोला, वरना आप भी जानते हैं कि अगर मेहरुन्निसा मुझे 10-15 दिन का वक्त दे दे तो मैं इसी मकान को 3.5 न सही, कम से कम 3.25 लाख में तो बेच ही दूंगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, वो जल्दी से बोला। फिर क्या इरादा है याकूब साहब? फैयाज उसकी आंखों में देखते हुए होशियारी से बोला। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है, वरना ये मकान किसी और के नसीब में लिख दिया जाएगा। आप मुझे शरीफ और समझदार इंसान लगे हैं और मेरी कोशिश यही होगी कि ये मकान आप ही खरीदें।
बाकी जो आपकी मर्जी। फैयाज ने याकूब को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसके पास मकान खरीदने के हक में फैसला देने के सिवा कोई चारा नहीं था। लिहाजा वो सरसराती हुई आवाज में बोला, आप मुझे एक दिन की मोहलत दे दें, मैं आपको कल इसी वक्त बताता हूँ। असल में इतनी रकम मेरे हाथ में नहीं है। मुझे अपने बॉस से बात करना होगी और मुझे उम्मीद है कि बॉस इनकार नहीं करेंगे। फैयाज ने चालाकी से कहा, एक नहीं, मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ। आप परसों शाम तक मुझे कंफर्म कर दें कि मकान खरीद रहे हैं या नहीं। ओके, वो बड़े एतमाद के साथ बोला, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। फैयाज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा वादा याकूब साहब? परसों शाम तक आप इस मकान के हवाले से किसी और पार्टी से बात नहीं करेंगे, याकूब ने ताकीदी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। दरअसल मैं इस मकान को खरीदने का जहन बना चुका हूँ और मैं इसे खरीद कर ही रहूँगा। मर्दों की एक ज़बान होती है याकूब साहब, फैयाज ने ठोस अंदाज में कहा। परसों रात 12 बजे तक ये मकान आप ही का है। तारीख तब्दील होने के बाद मैं अपने वादे का पाबंद नहीं रहूँगा, बस ये बात जहन में रख लीजिएगा। मैं समझ गया फैयाज साहब, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। परसों की रात तो बहुत दूर है, मैं इंशाल्लाह कल ही डन करता हूँ। इंशाल्लाह, फैयाज ने दोस्ताना अंदाज में कहा। याकूब उसका शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। इन्हीं 2 दिनों में फारूक की हिदायत पर फैयाज ने 4-5 और पार्टियों को भी मकान दिखा दिया था ताकि मेहरुन्निसा मुतमईन रहे कि काम हो रहा है। ये पार्टियां हकीकत से बहुत दूर थीं। हर शख्स इस ड्रामे में अपना अपना किरदार अदा कर रहा था। इस कारकर्दगी की बिना पर फारूक मेहरुन्निसा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो इसका कितना खैर खा है। उसकी हमदर्दी और ताउन को देखते हुए मेहरुन्निसा अपना मकान मार्केट वैल्यू से कम कीमत में फरोख्त करने के लिए राजी हो गई थी। मकान की फरोख्त के हवाले से उसने अपने शौहर कामरान को कुछ नहीं बताया था। वो जानती थी कि ये सुनते ही कामरान भड़क उठेगा और ये मामला खटाई में पड़ जाएगा, और वो ये नहीं देख सकती थी। उसे ये आसानी हासिल थी कि मज़कूरा मकान उसी के नाम पर था, वरना फरोख्त के हवाले से मिल्कियत के सिलसिले में पेचीदगी पैदा हो जाती। स्टार प्रिंटिंग प्रेस का सुपरवाइज़र बेहद खुश था कि 3.5 लाख मालियत का मकान उसे महज 2,70,000 में मिल रहा था। घर जाकर उसने अपनी जमा पूंजी का हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके पास 1,75,000 रुपये हैं। मकान को खरीदने के लिए उसे 1 लाख रुपए की मज़ीद ज़रूरत थी और ये रकम उसे उसका अब्बास सलीम इकबाल ही दे सकता था। वो अगले रोज़ अपने बॉस से मिला और 1 लाख के कर्जे के लिए दरख्वास्त की। सलीम इकबाल एक तजुर्बेकार और जहांदीदा शख्स था। याकूब ने मिनोअन ये मामला सलीम इकबाल के गोशगुजार कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद सलीम इकबाल ने कहा, याकूब, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ज़ाती घर के मालिक बन जाओगे, इसलिए तुम्हें 1 लाख कर्ज देने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात मुझे उलझा रही है। सर, कौन सी बात? याकूब ने सवालिया नज़र से अपने बॉस की तरफ देखा। जो मकान तुम खरीदना चाहते हो, इसकी मार्केट वैल्यू अगर 3.5 लाख रुपए है तो पार्टी इसे 2,70,000 में क्यों फरोख्त कर रही है? सलीम इकबाल ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा, क्या मकान के कागजात वगैरह तो सब ठीक हैं या नहीं? जी सर, कागजात सब जेन्युइन हैं, याकूब साहब ने जवाब दिया। मैंने खुद देखे हैं, वैसे मैं किसी माहिर से भी चेक करा लूँगा। मकान पर कोई लोन या किसी किस्म के वाजिबाती मामला तो नहीं है? सलीम इकबाल ने एक और अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया। नहीं सर, याकूब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, ऐसी भी कोई बात नहीं। सलीम इकबाल का तजुर्बेकार ज़हन मौजूदा सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। जायदाद की खरीदो फरोख्त का उसे भी काफ़ी तजुर्बा था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने याकूब की मौजूदगी में ही अपने 2-3 जानने वाले ब्रोकर से टेलीफोनिक राब्ता करके इस मकान की बाबत मालूमात हासिल करने की कोशिश की और इस तहकीक के बाद वो अपने सुपरवाइज़र से मुखातिब होते हुए बोला, याकूब, इस मकान के सस्ता होने की 3 में से कोई एक वजह हो सकती है। नंबर 1, मकान की मिल्कियत में कोई गड़बड़ है, मतलब जो पार्टी मकान फरोख्त कर रही है उसे मकान बेचने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं, इसीलिए वो 2 दिन से ज़्यादा मोहलत देने को तैयार नहीं। वो जल्द से जल्द अपना उल्लू सीधा करके पतली गली से निकलने की फिक्र में है। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, नंबर 2, जहाँ ये मकान वाक़े है, किसी भी माशरती एतबार से वो महल्ला ठीक नहीं है। नंबर 3, मालिक मकान किसी इंतहाई मजबूरी के तहत
अपना मकान फरोख्त कर रहा है। जी सर, याकूब ने जल्दी से कहा, ये तीसरी वाली बात दुरुस्त है। ओह, सलीम इकबाल ने मुतासिफाना अंदाज में पूछा, मालिक मकान की क्या मजबूरी है? अपने बॉस के सवाल के जवाब में सुपरवाइजर याकूब ने मेहरुन्निसा की मजबूरी की मुकम्मल दास्तान नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में बयान कर दी। पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद सलीम इकबाल ने सवाल किया, क्या तुम मेहरुन्निसा से मुलाकात कर चुके हो? जी, एक बार मैं इस औरत से मिला हूँ, याकूब ने बताया, जब मैं वो मकान देखने गया था। क्या तुमने उससे पूछा कि वो मकान को इतना सस्ता क्यों बेच रही है? सलीम इकबाल ने इस्तफसार किया। नहीं सर, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताने लगा, मकान की कीमत और अदायगी की मोहलत के हवाले से मेहरुन्निसा से मेरी कोई बात नहीं हुई, बल्कि एजेंट ने मुझे बराह रास्त पार्टी से बात करने से मना कर दिया था। वो औरत कारोबारी मामला से वाकफियत नहीं रखती, उसने सब कुछ प्रॉपर्टी एजेंट पर छोड़ रखा है। मैंने आपको जो भी तफसीलात फराहम की हैं, ये मुझे इसी प्रॉपर्टी एजेंट से हासिल हुई हैं। उसने एक लम्हे को रुककर अपने बॉस की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा और फिर कहा, सर, इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे पास बस इतना ही वक्त है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद वो प्रॉपर्टी एजेंट अपने वादे का पाबंद नहीं रहेगा। गर्म खाना खाने से मुंह जल जाता है याकूब, सलीम इकबाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे पास अभी कम से कम 36 घंटे की मोहलत बाकी है। तुम्हें 1 लाख कर्ज देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं अपनी रकम किसी कुएं में फेंक देने के हक में भी नहीं हूँ। तुम कल सुबह तक सुकून से बैठे रहो, कल इसी वक्त हम इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे। अगर मैं इस फरोख्त के हवाले से मुतमईन हो गया तो फिर मैं कल ही तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। ओके? ओके सर, याकूब ने फर्माबरदारी से कहा और बॉस के कमरे से निकल आया। याकूब को रुखसत करने के बाद सलीम इकबाल ने अपने मैनेजर को कमरे में बुला लिया। मैनेजर मोहम्मद शकील सलीम इकबाल का सबसे पुराना मुलाजिम था और वो अपने इस मुलाजिम पर बहुत भरोसा करता था। शकील ने भी कभी अपने मालिक के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाई थी। सलीम ने शकील को मुख्तसर अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया और कहा, शकील, तुम आज ही इस औरत से जाकर मिलो और अगर हो सके तो इसे मेरे पास ले आओ। ये कोई बहुत ही दुखी और मजबूर औरत है। जी सर, मुझे भी यही लगता है, शकील ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और वो प्रॉपर्टी एजेंट इसे उल्लू बना रहा है। अगर हम बराह रास्त मेहरुन्निसा से मकान की खरीद के सिलसिले में बात करें तो असल सूरत हाल सामने आ जाएगी। मैं भी इसीलिए मेहरुन्निसा को यहाँ लाने की बात कर रहा हूँ, सलीम ने पुरसोच अंदाज में कहा। आप फिक्र न करें सर, शकील ने एतमाद भरे लहजे में कहा, समझ लें कि ये काम हो गया। लेकिन सुपरवाइजर याकूब को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेहरुन्निसा यहाँ मुझसे मिलने आई थी। समझ गया सर, शकील ने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक 3 घंटे के बाद लंच से थोड़ी देर पहले मेहरुन्निसा सलीम इकबाल के ऑफिस में उसके रूबरू बैठी हुई थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद सलीम इकबाल ने से पूछा, बीबी, मेरा एक मुलाजिम तुम्हारा मकान खरीदने में दिलचस्पी रखता है, क्या आप इसे जानती हैं? मैं किसी भी खरीदार को नहीं जानती जनाब, मेहरुन्निसा ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैंने मकान वाला मामला अपने शौहर के एक दोस्त फारूक के हवाले किया हुआ है। क्या आपके शौहर के इस दोस्त का नाम फैयाज नहीं? जी नहीं, मेहरुन्निसा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और फिर वजाहत करते हुए बोली, फैयाज प्रॉपर्टी डीलर है। फारूक ने फैयाज ही को मकान बेचने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप अपना मकान इतना सस्ता क्यों फरोख्त कर रही हैं? सलीम ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मजबूरी है जनाब, उसने मुख्तसरन कहा। याकूब की ज़बानी सलीम इकबाल मेहरुन्निसा की मजबूरी से वाकिफ हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सवाल किया, क्या मजबूरी है? अगर आपको बुरा महसूस ना हो तो मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ जाऊं। मेरे शौहर पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, मेहरुन्निसा ने बोझल लहजे में बताया। मुझे वकील की फ़ीस और अदालती अखराजात के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है और ना ही मैं कहीं से इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती हूँ। लिहाजा लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, लिहाजा मैं अपना मकान को फ़रोख्त करने पर मजबूर हूँ। मजबूरी में इंसान नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाता है, सलीम इकबाल ने कहा, लेकिन इस नुकसान की भी कोई हद होती है। क्या आपको अपने मकान की मार्केट वैल्यू का मालूम है? जी, मैं दुरुस्त मार्केट वैल्यू से तो वाकिफ़ नहीं,
लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि किसी भी तरह मेरा मकान 3.25 लाख से कम का नहीं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, सलीम इकबाल ने कहा। आपका मकान 3.25 से 3.5 लाख मालियत तक का है और आप इसे महज 2,70,000 में फरोख्त करने जा रही हैं। नहीं तो? मेहरुन्निसा ने चौंक कर सलीम इकबाल की तरफ देखा। मुझे तो इस मकान का 2 लाख से ज़्यादा एक पैसा भी नहीं मिल रहा। अब सलीम इकबाल के चौंकने की बारी थी। 2 लाख वाली बात आपको किसने बताई है? फारूक भाई ने, वो सादगी से बोली। इन्हें प्रॉपर्टी एजेंट फैयाज ने बताया है कि ये मकान 2 लाख से ज़्यादा में नहीं जा सकता और मैं अपनी मजबूरी के पेश नज़र राज़ी हो गई हूँ। एक लम्हे को रुककर उसने मुतज़ब्ज़ब नज़र से सलीम इकबाल की तरफ देखा और पूछा, आपने मेरे मकान की कीमत के हवाले से 2,70,000 की बात क्यों की? सलीम इकबाल सूरत हाल को समझ चुका था। उसने हकीकत मेहरुन्निसा तक पहुँचाने का फैसला कर लिया और गहरी संजीदगी से बोला, मैंने 2,70,000 रुपये की बात इसलिए की है कि ये मकान मेरा एक मुलाजिम सुपरवाइज़र याकूब खरीद रहा है और प्रॉपर्टी एजेंट फैयाज ने उसे मकान की आखिरी कीमत यही बताई है। मुझे यकीन है कि फैयाज और फारूक आपस में मिले हुए हैं। वो 2 लाख आपको थमाकर 70,000 आपस में बांटने का इरादा रखते हैं। ओह! मेहरुन्निसा के चेहरे पर तशवीश उभर आई। मैं तो फारूक भाई को बहुत ईमानदार और हमदर्द इंसान समझ रही थी। वो तो मुझे बड़ी तसल्लियाँ दे रहा था और फैयाज की मदद से मेरे लिए किराए का मकान भी ढूंढ रहा था। आप मेरा एक काम कर सकते हैं? आखिरी जुमला मेहरुन्निसा ने दरख्वास्त गुजार अंदाज में अदा किया था। सलीम इकबाल ने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सा काम? आप अपने मुलाजिम से कहें कि वो मेरा मकान मुझसे बराह रास्त ही खरीद ले। मेहरुन्निसा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, अगर मैं प्रॉपर्टी एजेंट के चक्कर से निकल जाऊंगी तो मेरा 70,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप जिद करेंगी तो मैं बराह रास्त आपका ये काम करवा दूंगा, सलीम इकबाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 3.5 लाख वाला मकान 2,70,000 में ना बेचें। फिर क्या करूं? मेहरुन्निसा के चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। मुझे फौरी तौर पर रकम की ज़रूरत है। वकील की फ़ीस का इंतज़ाम हो जाएगा, सलीम इकबाल ने गहरी संजीदगी से कहा। आपको इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद भी जो अदालती अखराजात होंगे वो मैं दे दूंगा। मेहरुन्निसा की आंखें इज़हार तशक्कुर से भीग गईं। उसने जज्बात से बोझल आवाज़ में पूछा, लेकिन ये सब आप मेरे लिए क्यों करेंगे? आप इसे इंसानी हमदर्दी का नाम दे लें, सलीम इकबाल ने कहा। मकान बेचकर आप दरबदर हो जाएंगी। आपको अंदाज़ा नहीं कि अदालती मामलात इंसान को किस किस दर की खाक चाटने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, मेहरुन्निसा ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। आपकी यही मेहरबानी बहुत है कि आप इस कड़े वक्त में खुलूस नीयत से मेरे काम आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरी यूं ही माली मदद ना करें, बल्कि ये रकम मुझे उधार दे दें। जब कामरान बाइज्जत बरी होकर वापस आएगा तो मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। मेहरुन्निसा की खुददारी ने सलीम इकबाल को मुतासिर किया। वो भी यही चाहता था कि इसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। चुनांचे उसने मुतदिल लहजे में कहा, ठीक है, आप इस रकम को कर्ज़े हसना समझ लें। अब मेहरुन्निसा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने खामोशी से गर्दन झुका ली और दिल ही दिल में सलीम इकबाल को दुआएं देने लगी। सलीम इकबाल ने अपने मैनेजर शकील को कमरे में बुलाया और उसे कामरान के केस के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की हिदायत देने लगा। इसके बाद ही शकील ने मेरे ऑफिस का रुख किया था। बात ख़त्म करने के बाद मोहम्मद शकील ने एक मुनासिब अमाउंट का चेक मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, बेग साहब, ये सलीम साहब ने आपके लिए भेजा है, इसे आप एडवांस समझ लें। मुझे नहीं मालूम कि आपकी फ़ीस कितनी है, ये हिसाब हम बाद में भी कर सकते हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसने इन अल्फाज में इजाफ़ा किया, मैंने ज़ाती तौर पर यह महसूस किया है कि सलीम साहब मेहरुन्निसा को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए बहुत संजीदा हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो मेहरुन्निसा के शौहर के केस पर पैसा खर्च करने के मामले में कंजूसी नहीं करेंगे। आप इस हवाले से मुकम्मल इत्मीनान रखें और अपनी बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस केस को जीतने की कोशिश करें। शकील साहब, इसके खामोश होने पर मैंने कहा, मैं हर केस में पूरी दयानतदारी के साथ अपनी बेहतरीन सलाहियतों ही को आजमाता हूँ और जहाँ तक मेरी फ़ीस या दीगर अदालती अखराजात का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है वो सलीम साहब को ही उठाना पड़ेंगे। मैं अपनी फ़ीस में थोड़ी बहुत रियायत कर दूंगा क्योंकि सुबह वहाब उस्मानी साहब ने भी मुझसे ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत की थी। आप इतना भी कर देंगे तो काफ़ी है।
वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अब जाना चाहूँगा। मुझे सलीम साहब को आज की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश करना है। आपको मेरी तरफ से जाने की इजाज़त है, लेकिन एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा। मैंने साफ़गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा। जी ज़रूर। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मेरे पेशे का ये उसूल है कि जब तक मैं किसी शख्स की कहानी से खुद मुतमईन ना हो जाऊं, उस वक्त तक मैं इसका केस अपने हाथ में नहीं लेता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी तक आपने मुझे मेहरुन्निसा की मुसीबत की दास्तान सुनाई है। मुझे कुछ पता नहीं कि उसका शौहर किन हालात में कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है और मौजूदा केस में उसकी पोजीशन क्या है। इस हवाले से मुझे मुकम्मल मालूमात चाहिए होंगी। बेग साहब, सच्ची बात तो ये कि मैं भी कामरान के केस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मोहम्मद शकील ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी बीवी को आपके पास भेज देता हूँ। वो पूरी तफसील से आपको तमाम हालात से आगाह कर देगी। यही मुनासिब रहेगा, मैंने कहा। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक मिनट शकील साहब, मैंने कहा, इस चेक के हवाले से रसीद लेते जाएं। बेग साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? वो जल्दी से बोला, ज़रूरत है जभी तो दे रहा हूँ। मैंने रसीद तैयार करते हुए कहा, बाज़ काम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए लाजिम होते हैं। जब कानूनदाही उसूलों और ज़ाब्तों की पैरवी और पाबंदी नहीं करेंगे तो आम लोगों से कैसी शिकायत। वो सिताइशी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने रसीद बनाकर उसके हवाले की और वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। मुल्ज़िम कामरान से मेरी मुलाकात आइंदा पेशी पर ही हो सकी थी। शकील ने हस्ब वादा अगले रोज़ मेहरुन्निसा को मेरे पास भेजा तो था, लेकिन वो भी इन वाक़यात के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। उसने मुझे जो मालूमात फराहम की वो केस की स्टडी के लिए नाकाफ़ी थीं। लिहाजा मैंने कामरान से मुलाकात ज़रूरी समझी। इस रोज़ कामरान अदालत में हाजिर तो हुआ, मगर बाज़ नागुज़ीर वजूह की बिना पर अदालती कार्रवाई न हो सकी और तारीख पड़ गई। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और मेहरुन्निसा की मईयत में कामरान से तफसीली मुलाकात कर ली। कामरान की उम्र 40 के करीब रही होगी। उसका शौक बढ़ा हुआ था और सर के बाल भी बेतरतीब थे। आंखों के गिर्द पड़े हल्के बताते थे कि काफ़ी दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी के हमरा मुझे देखा तो चौंक उठा। उसका चौंकना इसलिए नहीं था कि वो मुझे जानता था। हम तो आज पहली मर्तबा मिल रहे थे, लिहाजा जान और पहचान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्दी उसके चौंकने का सबब सामने आ गया। उसने मुझे और मेहरुन्निसा को बारी बारी देखने के बाद अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ मत आया करो, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। बात ख़त्म करके उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेहरुन्निसा के नज़दीक किसी नामहरम को देखकर उसे दुख होता था। मेरे काले कोट ने उस पर यह तो वाज़ेह कर दिया था कि मैं एक वकील हूँ, लेकिन उसकी सवालिया निगाह ये जानना चाहती थी कि मैं इसकी बीवी के हमरा क्यों हूँ। उसका वकील तो कोई और था जो इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आपके लिए एक प्राइवेट वकील का बंदोबस्त किया है, मेहरुन्निसा ने उसकी सवालिया नज़र के जवाब में कहा। फिर मेरी जानिब इशारा करते हुए बताया, ये मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं। आज के बाद बेग साहब आपके केस की पैरवी करेंगे या आपसे चंद ज़रूरी कागजात पर दस्तखत कराना चाहते हैं। कामरान ने एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और अपनी बीवी से पूछा, प्राइवेट वकील की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हमारे घर में तो पहले ही कुछ नहीं बचा, इन वकील साहब के अखराजात कौन उठाएगा। मेहरुन्निसा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने सवाल कर दिया, आमी कैसा है। आमी से यकीनन उसकी मुराद इनका 5-6 साल का बेटा था। मेहरुन्निसा ने बताया कि आमी बिल्कुल ठीक है, वो आने की ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी और उसे पड़ोस में छोड़कर अकेली ही यहाँ आई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इधर ना आया करो। मेरे अल्लाह को जो मंजूर होगा वो हो जाएगा। मैं आपको बता रही थी कि आप फीस और अदालती अखराजात की फ़िक्र न करें। मेहरुन्निसा ने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, अल्लाह के एक नेक बंदे ने मदद करने का वादा किया है। क्या तुमने मेरे केस के लिए इधर उधर हाथ फैलाना शुरू कर दिए हैं। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए। ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोली, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैं तो तुम्हारे लिए एक काबिल और चोटी का वकील करना चाहती थी। इसी गर्ज से मैंने अपना मकान बेचने के लिए
बेचने का इरादा कर लिया था। अब ये इत्तेफाक था कि जो पार्टी मकान खरीद रही थी उसके बॉस ने मुझे अपने पास बुलाकर सारी सूरत हाल के बारे में पूछा कि मैं 3.5 लाख का मकान 2,70,000 में क्यों बेच रही हूँ। जब मैंने अपनी मजबूरी बताई तो इस फरिश्ता सिर्फ इंसान ने मुझे मकान फरोख्त करने से मना कर दिया और कहा कि वो आपके केस का खर्चा उठाएगा जो कर्जे हंसना होगा। जब बाद में हमारी आज़ादी हो जाएगी तो हम उसकी रकम वापस कर देंगे। ओह माय गॉड, कामरान ने सर पिटाए हुए लहजे में कहा, तुम इतनी कम कीमत में मकान बेचने जा रही थी? कामरान के सवाल पर मेहरुन्निसा फट पड़ी और उसने कामरान के दोस्त फारूक और फारूक के दोस्त फैयाज का कच्चा छटा अपने शौहर को बता दिया और आखिर में कहा, फारूक तो मुझे सिर्फ 2 लाख पर टरखाने के बारे में सोच रहा था। अल्लाह गारत करे ऐसे दोस्तों को, कामरान ने दांत कचकचाते हुए कहा। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, बहुत बुरा वक्त आ गया है। मिस्टर कामरान, वक्त और ज़माने को बुरा न कहें, मैंने पहली मर्तबा इन मियाँ बीवी की गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। इसी ज़माने में सलीम इकबाल जैसे नेक दिल और खुदा तरस इंसान भी मौजूद हैं जो किसी मजबूर की बेबसी से फ़ायदा उठाने के बजाय उसे नुकसान से बचाते हैं और उसकी मुसीबत को रफ़े करने के लिए उसे कर्ज़े हसना देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके चेहरे के तासुरात में नुमायाँ तब्दीली रूनुमा हुई। वो ममनूनियत भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। सॉरी वकील साहब। सॉरी की ज़रूरत नहीं, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आप इन दिनों जिस नौइयत की सूरत हाल से गुजर रहे हैं इसमें इंसान के जहन की ऐसी ही कैफियत हो जाती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर चंद कागजात उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें। उसने हथकड़ी लगे हाथ से मेरी निशानदही पर वकालतनामे, दरखास्त ज़मानत, मौजूदा सरकारी वकील के वकालतनामे की मनसूखी और चंद दीगर कागजात पर दस्तखत कर दिए और पूछा, वो पहले वाले वकील का क्या होगा? दूसरा आ गया है तो पहला वाला वापस चला जाएगा, मैंने सादा से लहजे में कहा। आप इस सरकारी वकील के बारे में सोचकर अपने जहन को ना थकाएं, मैं इसे खुद फारिग कर दूंगा। आप मुझे अपने केस के बारे में बताइए। कामरान का हाथ जिस हथकड़ी में जकड़ा हुआ था उसका दूसरा सिरा एक पुलिस एहलकार के हाथ में था। वो सिपाही काफ़ी देर से नागवारी से मुझे देख रहा था। जब मैंने कामरान से इसकी दास्तान सुनने की फरमाइश की तो इस कांस्टेबल ने बेहद बेजारी के आलम में कहा, जनाब बहुत हो गई बातचीत, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैंने सिपाही की तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, बादशाहो, मैं वकील हूँ, सारा कानून मैंने खोल रखा है, मैं जानता हूँ कि कानून का एक आर्टिकल इस गुफ्तगू की इजाज़त देता है। कौन सा आर्टिकल? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आर्टिकल 30, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। मैंने तो इस आर्टिकल के बारे में कभी नहीं सुना। उसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जेब से बटुआ निकाल कर खोला और 10-10 रुपए वाले 3 करारे नोट कांस्टेबल की जानिब बढ़ाते हुए कहा, यह है आपके कानून का आर्टिकल 30, जो अदालत के अहाते में एक वकील को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने मुवक्किल से तफसीली बात कर सके। मेरी बात आई समझ में, या कानून की किताब भी खोल कर दिखाऊं? जी समझ गया, उसने खिजालत आमेज अंदाज में दांत निकालते हुए कहा। आपको इस बात पर हैरत हो रही होगी कि कांस्टेबल 30 रुपये लेकर भी खुश था। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ये वाक़या आज से कई साल पहले का है। इस ज़माने में 30 रुपये की अच्छी खासी अहमियत हुआ करती थी, लेकिन पुलिस वालों का आज भी कमोबेश वही मयार है। रोड पर ये लोग आज भी 20-30 रुपये लेकर खुश हो जाते हैं। इसी को कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही। आइंदा 20 मिनट में मैंने बड़े तसल्ली आमेज अंदाज में कामरान की दुख भरी कहानी सुन ली। उसने जो वाक़यात बयान किए इनकी रोशनी में मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो वाकई बेगुनाह था। एक सोची समझी साजिश के तहत कामरान को इस केस में फंसाया गया था। मैंने इसका केस लड़ने का फैसला कर लिया और इसी वक्त मैं मुताल्लिका अदालत के कमरे में गया और अपने वकालतनामे के साथ ही पहले वकील के वकालतनामे की मनसूखी और दीगर अहम कानूनी कागजात जमा करा दिए। अब आइंदा पेशी पर कामरान के केस की पैरवी मुझे करना थी। जब मैं अदालत के कमरे से वापस आया तो मैंने कामरान के नज़दीक एक वकील को खड़े देखा। इन दोनों में शायद मेरे ही हवाले से बात हो रही थी। बाद अज़ां मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ जब मैं इनके
قریب پہنچا تو کامران نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے مذکورہ وکیل سے کہا، یہ ہیں بیگ صاحب، اب یہی میرے وکیل ہیں، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے انہی سے کہیں۔ اسی دوران میں جیل وین کے جانے کا وقت ہو گیا۔ کانسٹیبل کامران کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے آئندہ پیشی پر ملاقات کا کہہ کر مہرالنساء کو بھی رخصت کر دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ جب میں پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھنے لگا تو کامران کے سابق وکیل نے شکایتی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، جناب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کو مجھ سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، کس سلسلے میں؟ میں نے استفسار کیا۔ کامران کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کے سلسلے میں، اس نے کہا، آج تک اس کا کیس میرے پاس تھا۔ اچھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے؟ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ میرے محترم دوست، میں نے زمائنی انداز میں کہا، آپ نے یہ کیس لینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کیا تھا؟ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، مگر مجھے آپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح آپ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح میں نے بھی آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بعین کسی اور وکیل کو جب یہ کیس لینا ہوگا تو وہ مجھ سے بھی مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، وہ برہمی سے بولا۔ شکر کریں، میری بات صرف عجیب ہی ہے، میں نے گہری سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ عجیب کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہوتی تو آپ کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ میری لچھے دار باتوں کے چکر میں آ گیا اور فکر مندی سے بولا، مثلاً کون سے مسائل؟ رہنے دیں، میں نے تفریح لینے کی غرض سے کہا، آپ پہلے ہی مجھے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ پیچیدہ معاملات آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، بہتر یہ ہوگا کہ ہم کام کی بات کریں۔ میں نے آخری جملہ بڑے ڈرامائی انداز میں ادا کیا تھا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، کون سی کام کی بات؟ بھائی یہی کام کی بات کہ کامران کے کیس سے آپ الگ ہو چکے ہیں اور اب اس کیس کی پیروی میں کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے میں جو کارکردگی دکھائی ہے، اس سے کامران اور اس کی بیوی مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو کٹ کر کے مجھے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے۔ اصولی طور پر مجھے بھی کم سے کم 2 ماہ تو ملنا ہی چاہیے۔ اگر میں بھی ان کے حسب منشا کارکردگی نہ دکھا سکا تو میں خود ہی یہ کیس چھوڑ دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی سمجھ میں آ تو گئی تھی، لیکن وہ دانستہ میرے الفاظ کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اتمام حجت کے طور پر اس نے کہا، آپ نے یہ کیس پکڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی زندگی کی بھیانک غلطی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے محض بددل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے پراسرار انداز نے مجھے پوچھنے پر مجبور کر دیا، کون سی غلطی؟ اس کیس میں ذرا سی بھی جان نہیں ہے۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑانے کے بعد رازدارانہ انداز میں بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کامران کو موت کی سزا ہو جائے گی، وہ بدستور پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کے خلاف استغاثہ بہت مضبوط ہے، 2-4 پیشیوں میں کامران کے خلاف اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ شاید میں سرکاری وکیل کی بات کو تھوڑی بہت اہمیت دے دیتا، لیکن کامران کی کہانی پوری توجہ سے میں نے سنی تھی اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ کامران کا کیس کافی جاندار تھا۔ وکیل صاحب، پھر تو آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ الجھ کر رہ گیا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ویری سمپل، میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو شکست کے صدمے سے بچا لیا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ 2-4 پیشیوں کے بعد جب آپ یہ کیس ہار جاتے تو آپ کی شاندار شہرت کو ایک دھچکا لگتا۔ میں نے آپ کو مستقبل کی ایک شکست فاش سے بال بال بچا لیا ہے۔ وہ پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گیا۔ میری چوٹ اتنی کاری اور گہری تھی کہ اس کی زبان پر تالا پڑ گیا تھا۔ کامران نے مجھے جو داستان غم سنائی تھی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ عدالت کی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں دوسرے ذرائع سے پتہ چلی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے میں نے انہیں شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح بعض باتیں میں نے دانستہ آپ سے چھپا بھی لی ہیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ کامران ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔
आप इस कंपनी का नाम सिग्मा ट्रेडर्स फर्ज कर लें। वो सिग्मा ट्रेडर्स में बतौर अकाउंटेंट भर्ती हुआ था। सिग्मा एक छोटी सी मकामी कंपनी थी। ये लोग मास्किंग टेप तैयार करते थे। लोग उमूमन मास्किंग टेप के नाम से आशना नहीं हैं और इस टेप को पैकिंग टेप के नाम से याद किया जाता है। ये पीले, भूरे और ऑफ वाइट रंगों में मार्केट में दस्तयाब होता है। जब किसी भी किस्म का सामान कार्टन में पैक किया जाता है तो इस टेप की अशद ज़रूरत महसूस होती है। अलावा इसकी ये टेप पेंटर्स और रंगसाज भी मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे पेंटिंग में जिस हिस्से को रंग से बचाना होता है वहाँ इस टेप को चस्पा कर दिया जाता है, गोया इस हिस्से की मास्किंग कर दी जाती है। सिग्मा ट्रेडर्स का कारखाना और ऑफिस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ था। सिग्मा ट्रेडर्स जैसी छोटी कंपनियों में अमूमन सेठदारी सिस्टम राइज होता है, यानी माली अमूर मालिक सेठ अपने हाथ में रखता है, तमाम पेमेंट्स वही करता है। अलबत्ता हिसाबी अमूर को ठीक रखने के लिए अकाउंटेंट के नाम पर एक ऐसे शख्स को रख लिया जाता है जो मुंशी की हैसियत से कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करता रहता है। कामरान भी सिग्मा ट्रेडर्स में इसी हैसियत से आया था, लेकिन कुछ ही अरसे में उसने अपने सेठ करीम बख्श की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली। वो मेहनती और ईमानदार था, लिहाजा इसकी तरक्की की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकी थी। करीम बख्श का एतमाद हासिल होते ही एक तरफ इसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब वो महज मुंशीगिरी नहीं कर रहा था, बल्कि कैशियर का काम भी उसके हाथ में आ गया था। इसके अलावा वो करीम बख्श के ईमा पर मुख्तलिफ पार्टियों से डीलिंग भी करने लगा था। अब कंपनी का अच्छा खासा कैश उसकी कस्टडी में रहता था। सिग्मा ट्रेडर्स का बिजनेस ज़्यादातर कैश पेमेंट्स पर चलता था। इस ज़माने में सिर्फ भारी अमाउंट्स की अदायगियाँ ही चेक के ज़रिए की जाती थीं, वरना 5-10 लाख तक की रकम तो कैश ही दे दी जाती थी। चुनांचे सिग्मा ट्रेडर्स का सारा कैश कामरान के हाथ से होकर जाता था। वो अपनी सहूलत और मसरूफियत के मुताबिक कभी 2 दिन और कभी 3 दिन के बाद भी कैश को बैंक में जमा करा दिया करता था, और कभी इससे भी ज़्यादा देर हो जाया करती थी। करीम बख्श इस पर मुकम्मल भरोसा करता था। कामरान बड़े फ़ख्र के साथ अपने दोस्तों को बताया करता था कि इसका सेठ इस पर अंधा एतमाद करता है। फिर एक रोज़ कामरान का यही फ़ख्र उसके लिए वबाले जान बन गया। सेठ करीम बख्श का एक ससुराली रिश्तेदार था जिसका नाम फरीद खान था। वो अक्सर फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया करता था। तमाम स्टाफ इसे करीम बख्श का साला समझता था, लेकिन दर हकीकत फरीद खान करीम बख्श का सगा साला नहीं था, बल्कि इसकी बीवी का कज़न था। फरीद खान फैक्ट्री के वर्कर्स से घुल मिलकर बात करता था और कामरान से तो उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। ताहम कामरान ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा था कि वो सेठ करीम बख्श का मुलाजिम है और फरीद खान सेठ का रिश्तेदार। सिग्मा ट्रेडर्स के औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक थे, यानी वहाँ 9 to 5 का इतलाक नहीं होता था। और जिन दिनों किसी बड़े ऑर्डर की तैयारी के सिलसिले में काम हो रहा होता था तो फैक्ट्री की मशीनें रात 10 बजे तक या इससे भी ज़्यादा देर तक ऑन रहती थीं। ताहम शाम 6 बजे के बाद काम करने वालों को बाकायदा ओवर टाइम दिया जाता था। कामरान अमूमन 6:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक फैक्ट्री से निकल जाता था। उसकी रिहाइश महमूदाबाद के इलाके में थी। आमदोरफ्त के लिए उसने एक बाइक रखी हुई थी। एक रोज़ वह फैक्ट्री के दफ्तर में बैठा अपना काम निपटा रहा था कि फरीद खान का फ़ोन आ गया। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर माउथ पीस में कहा। कामरान, कैसे हो यार? फरीद खान ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। फरीद खान इसके साथ ऐसी ही बेतकल्लुफ़ी से बात किया करता था, लेकिन कामरान ने आप जनाब का दामन बड़ी मजबूती से थाम रखा था। उसने सरसरी लहजे में कहा, अल्लाह का करम है फरीद साहब, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, वो जल्दी से बोला। फिर पूछा, आज शाम में क्या मसरूफियत है? अभी तो 5 बजे हैं, वो दीवार की क्लॉक को देखते हुए बोला। 6 बजे तक फैक्ट्री से निकलूंगा और जाहिर है इसके बाद घर ही जाऊंगा। घर तो तुम रोज़ ही जाते हो यार, फरीद खान ने बदस्तूर बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा। आज थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल लो, अगर भाभी से डर न लगता हो। नहीं फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं, कामरान ने कहा। आप हुक्म करें, क्या काम है? भाभी से डरने वाली बात मैंने इसलिए की कि अक्सर शौहरों को बीवी के बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक घर पहुंचना होता है, और अगर वो मुकर्ररा वक्त से लेट हो जाएं तो बीवी के हाथों उनकी अच्छी खासी खिंचाई भी हो जाती है। बाज़ शौहरों के साथ यकीनन ऐसा होता है, लेकिन मैं इस मामले में खासा खुशकिस्मत वाक़ हुआ हूँ।
लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, खैर, आप बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं इस वक्त अपनी एक दोस्त के साथ कैंट के एक होटल में बैठा हुआ हूँ, फरीद खान ने बताया। फिर मज़कूरा होटल का नाम लेने के बाद मज़ीद कहा, आप फ़ौरन इस होटल के रेस्टोरेंट में आ जाएं, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। खैरियत? मैं समझा नहीं फरीद साहब, कामरान ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। आप मुझे अपनी किसी दोस्त से क्यों मिलवाना चाहते हैं? आप यहाँ आएंगे तो सब बता दूंगा, फरीद खान ने गोलमोल अंदाज में कहा। इस किस्म की बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। फिर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने राजदाराना अंदाज में इजाफा किया, वैसे आपके फ़ायदे की बात है। फ़ायदे की बात हर शख्स को भली मालूम होती है। ताहम कामरान ने कहा, ठीक है, मैं 6 बजे फैक्ट्री से निकलता हूँ, 6:30 बजे तक आपके पास होऊंगा। यार, खुदा का खौफ करो, समरीन को इतना लंबा इंतज़ार नहीं कराओ, वो बेतकल्लुफ़ी से बोला। बस तुम अभी निकल आओ, आजकल वैसे भी कराची में अंकल नहीं हैं। तुम छुट्टी के वक्त से पहले भी निकल आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।